हंगामा है और दुरानी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, उन्होंने जो है वो हमारी जो आर्मी की रिपोर्ट शायद कर दी है। अब उसके ऊपर आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक इसके असरात जाएंगे? ये मतलब है कि आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है और इससे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं। बुनियादी तौर पे यानी जो चीजें हमारी यानी आसिम बाजवा की जो स्टोरी पापा जॉन्स वाली थी वो भी अहमद दुरानी ने की। आज जो अहमद दुरानी की रिपोर्ट है ये बहुत ही चश्मकुशा है क्योंकि ये कमर जावेद बाजवा के हवाले से है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद पिछले 6 साल में ये वो एसेट्स हैं जो सुराग अहमद दुरानी ने लगाया है। जिन चीजों के सुराग वो नहीं लगा सका वो तो उसमें शामिल ही नहीं थी। और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अब समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती है, क्यों मैनिपुलेशन की जाती है, क्यों सियासत से की जान नहीं छुड़ाई जाती, क्योंकि पैसा। अच्छा, और मजे की बात यह है कि खास तौर पे ये जो हर वक्त ये जो मजहब फरोश और दीन फरोश, ये मुल्ला अंसार अब्बासी और ये कज़ाब और ये हारून रशीद दाढ़ियां सफेद रखी हुई है, झूठ बोलते हैं दिन रात। ये इनमें से किसी सहाफी को जो वहां बैठा हुआ है ये मालूम नहीं था ये मुल्ला अंसार अब्बासी क्या इन्वेस्टिगेशन यूनिट चला रहा है न्यूज़ पे बैठ के। इनमें से किसी ने कोई रिपोर्ट किया? आसिम बाजवा का नाम तो अहमद दुरानी लेकर आया और इस जनरल बाजवा ने जो करप्शन की है उसके एविडेंस अहमद दुरानी ने छापी है, एड्रेसेस के साथ कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्लाजा है, ये एफबीआर में जो कुछ जमा कराया सब कुछ निकाल के कच्चा छटा उसके सामने, इसकी बीवी का नाम, इसकी बच्ची का नाम, इसके समधी का नाम। सर औरिया मकबूल जान ने तो ये कहा था कि ख्वाब में नजर आए थे कि जी इनकी कोई बशारत हुई है। अंदाजा लगाएं किस कदर गलीज लोग हैं ये दीन फरोश लोग। आप अंदाजा लगाएं सौरिया कज़ाब ने कितनी बड़ी गुस्ताखियां की है, तौहीन मकाम रसालत की है इस जनरल बाजवा के लिए। अब आपको समझ आई इमरान खान से करप्ट जनरल जो होता है, ये सीधी बात है, करप्ट फौजी, करप्ट जनरल। इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तान की फौज की सबसे ज्यादा तौहीन हुई है। इमरान खान जैसे बंदे ने जलील करके रख दिया कमर जावेद बाजवा को और उसकी कमजोरी ये थी कि इसके हाथ की करप्ट आदमी है। इमरान खान के सामने क्या बोलेगा ये? इमरान खान ने जब ये कहा था वजीर आजम हाउस में बैठ के, जब वजीर आजम ही था, बाहर आ गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उसका इशारा यही था। और अब सामने, बिल्कुल सामने की बात है कि कमर जावेद बाजवा को जितनी इसने बुरा भला कहा है, इसलिए ये खामोश है और कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि इंतहाई करप्ट आदमी। और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में, और वो कह रहे थे कि देखें ये मोदी का शॉट है जिसमें वो कह रहा है कि तोशा खाने जितने भी गिफ्ट रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। और ये मेरे लिए इस हद तक हैरानकुन बात है कि इमरान खान के साथ आपका 100 सियासी इख्तलाफ होगा, वो अपनी जगह पर है, हो सकता है इख्तलाफ हो सकता है, मैंने भी इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद आपको नरेंद्र मोदी इमरान खान से भला आदमी नजर आता है। वो आदमी उस कॉल्ड द बुचर ऑफ गुजरात एट द इंटरनेशनल लेवल। वो जब वजीर आला था गुजरात का, वहां पर सैकड़ों मुसलमानों को, मासूमों को कत्ल किया गया, सैकड़ों मुसलमान खवातीन की जो है असमत दरी की, इज्जत लूटी गई, वायलेंट रेप्स हुए गुजरात में। वो आदमी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आदमी जिसने माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई भी माइनॉरिटी महफूज नहीं थी हिंदुस्तान में। वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया। वो आदमी जिसके दौरे हुकूमत में कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वहां पर जो मजालिम ढाए जा रहे थे, दे रीच टू अ नेक्स्ट लेवल। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है, डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन यू ट्राइंग टू मेक? आप करें इख्तिलाफ इमरान खान से, उसकी सियासत को गलत कहें, उसके नजरिए को गलत कहें, उसकी हिकमत अमली को गलत, लेकिन ये तो ना है कि मोदी भला मालूम होता है इमरान खान। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिजर्व है वो 8 बिलियन तक है और इंडिया के पास जो रिजर्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबराह है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर
अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाजा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है क्योंकि दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार। तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से कि वो सिंसियर है अपने आवाम के पास, अपने आवाम के साथ। मुझे ज्यादातर ये पॉलिटिक्स के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? माशाल्लाह बहुत कुछ किया है। आप देखते नहीं हो कितना क्या क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, हमने आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या क्या करते हैं वो क्यों? लेकिन हमारे पास क्या है? 8 बिलियन। ये तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? भीख मांगोगे फिर? अब ये कल ये वो जो हमारा वजीर खजाना है सागडार, उसने फिर पता नहीं क्या ट्वीट किया कि मैंने फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क से फिर कर्जा लेके वो 2 चीजों को बेचना है या गिरवी रखना है। अब ये पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के बड़े गजब रहे हैं। देर रात खबर आई कि बाजवा साहब ने पिछले 6 साल में अरबों की प्रॉपर्टी जुटाई है और उसकी डिटेल्स भी आई। ये उसी वेबसाइट में थी जिसने वो दूसरे बाजवा की खबर दी थी कि उसके पास पापा जो के पैसा के आउटलेट्स है। इसको डिनाई करना मुश्किल काम है। बाजवा 29 तारीख को रिटायरमेंट डेट है, 5 हो चुकी है, 21 और 21 तक बाजवा जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई नया आर्मी चीफ अब तक बताया नहीं गया है, आर्मी चीफ का नाम आया नहीं है, डिटेल्स भी दी गई हैं। और डिटेल ये है कि बाजवा के बेटे की वाइफ जो कि उनके दोस्त की वो भी है, दोस्त की बेटी भी है, नाम है मनहूर को शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उसके नाम पे अरबों की संपत्ति आई और मनहूर की 3 बहनें जिनकी नाम पे 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं आई। साथ में शादी से पहले 8 प्रॉपर्टीज गुजरावाला में उनके नाम पे, मनहूर के नाम पे डाली गई। इतनी प्रॉपर्टी कैसी आई? ये जनरल साहब की जो पिछले 6 साल की कहानी है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है और इस डॉक्यूमेंट में ये बोला गया कि भाई ये देखो, ये जनरल साहब हैं, इनकी वाइफ टैक्स तक पे नहीं करती थी, अब टैक्स के साथ बहुत कुछ पे कर रही है। ये जो वेबसाइट है फैक्ट फोकस, उसके हिसाब से टैक्स पेयर नहीं थी और आज अरबों की संपत्ति है 6 साल में। साथ में ये भी बोला कि हाउसेस, घर खरीदे गए अमेरिका में, पाकिस्तान में फार्म हाउसेस खरीदे गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खरीदे गए। मनहूर के फादर पहले से बिजनेसमैन थे लेकिन अरबपति नहीं थे। ये फैमिली यानी कि बाजवा के पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। ये डिटेल भी इसमें फैक्ट फोकस में दी गई है। उन्होंने ये बोला कि बाजवा साहब की वाइफ जो है कई अरबों की संपत्ति खरीदी। बाजवा साहब की वाइफ के पास 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी मिले लाहौर में। अब जनरल साहब की वाइफ के पास अमेरिका में बैंक अकाउंट है जिसमें $5 लाख है अमेरिका के अकाउंट में। इंडिया में गुर्बत की लकीर से भी काफ़ी लोग नीचे हैं, मगर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। उनका IT सिस्टम या उनके ऑनलाइन जो हुकूमत ने सहूलतें दी हैं ज़िम्मेदारों को या अपने स्टूडेंट्स को, बिजली फ्री है उनके किसानों को बहुत सारी फैसिलिटेट किया गया है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। उसके अलावा आप देख लें, चाइना हमारे बाद 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, अब हमारे से 100 साल आगे फिर रहा है। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, हालांकि वो चीज़ें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सहूलतें दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? वो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया। पूरी दुनिया से महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं, दुनिया कूड़े से बिजली बना रही है, पानी से बिजली बना रही है, हमारे पास कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। हम लोगों को ठेके दे रहे हैं दूसरी मुल्कों को कि हमारा कूड़ा उठा के ले जाए। हमारे गंद में इतनी एनर्जी पड़ी हुई है जितना हमें पता ही नहीं है। अगर कोई उसका सेटअप बना होता, कोई इनको बिजली बनाने वाला, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कारखाने वगैरह, या जिस तरह इन्होंने अपने कोयले के बहुत ज़्यादा महंगे कारखाने लगवाए हुए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, वो इनको कमाइयाँ ना करनी होती, आवाम का खून हड्डियों से गुद्दा ना निचोड़ा होता, तो आज ये लोग रोटी की भोगदौड़ में ना फिर रहे होते। दुनिया जान पे पहुंच गई है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। सवाल अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में हमने जो भी वज़ीर आज़म आता है, जो भी लीडर आता है, ये सुनने को मिलता है इसकी बाहर जायदादें हैं, यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए इसके साथ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आपने कभी इंडिया के बारे में ये सुना है, मोदी के बारे में सुना है कि उसने बाहर अपनी कंट्री से पैसा निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट की हो या अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई बाहर साजिश रची हो? ऐसा कोई केस सामने आया है?
मिस ये जो ना आप किसी भी कंट्री की मिसाल दे सकते हैं कि कोई भी जमहूरी अगर कंट्री है तो उसमें पब्लिक को जो ना हक हासिल होता है। उनका प्राइम मिनिस्टर भी जो ना वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होता है। तो यहाँ पे तो आपको किसी